सो हेलो एवरीवन। यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज से इस वीडियो से हम साइंस का नया चैप्टर शुरू करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 10 साइंस का है। हमने इससे पहले साइंस के बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि लाइफ प्रोसेस हुआ और केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, एसिड बेस्ड सॉल्ट, और फिजिक्स के भी 2 चैप्टर लाइट और ह्यूमन आई हमने कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसे एक बार देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। देखिए, जैसे मैं कहूँ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में बताया क्या जाएगा, तो आपकी जितनी भी चीज़ होती है, आपकी ब्रेन से लेकर आपकी नर्वस सिस्टम तक, वो सारी चीज़ बताएंगे। वो एनिमल्स में भी बताएंगे, वो प्लांट्स में बताएंगे। ठीक। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता है क्या? अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि भैया आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ हो रही है, आपको पता कैसे लग रही है, वो किसकी वजह से पता लग रही है? क्योंकि आपके अंदर क्या प्रेजेंट है? नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, नर्व सेल्स प्रेजेंट है। ठीक। जैसे कि आपको कुछ आपका हाथ कहीं गर्म चीज पे जाता है तो आपको कैसे पता पड़ता है? आपको ठंड लगती है वो कैसे पता पड़ता है? गर्मी लगती है वो कैसे पता पड़ता है? आप किसी चीज को स्मेल कर पाते हैं वो कैसे पता पड़ता है? आप किसी चीज को टेस्ट कर पाते हैं वो कैसे पता पड़ता है? तो वो सब किस वजह से हम जान पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? नर्व सेल्स। ठीक। तो पढ़ते हैं। Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. These receptors are usually located in our sense organs such as the inner ear, nose, tongue, so on. So, gustatory receptors will detect taste while olfactory receptors will detect smell. देखो, इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोला उसने? ज़्यादा कुछ नहीं बोला। इसने बस ये बताया कि हम जब किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं, तो हमें ये कैसे पता पड़ता है कि हम किस गर्म चीज़ को छू रहे हैं, और हमें तुरंत अपना हाथ हटाना पड़ता है, मतलब तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो ये सब होता कैसे? कैसे होता है ये सब? कैसे पता पड़ता है? क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है? हमारे अंदर एक सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। ठीक। क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स। और वो रिसेप्टर्स होती हैं, वो पता लगाती हैं। अब ये सब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके ईयर्स में, आपके नोज में, आपके टंग में। ठीक। और हर सभी जगह। तो इसने 2 चीज़ मेन क्या लिखी है कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होती हैं, कौन सी? गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? जो टेस्ट डिटेक्ट करती हैं। क्या डिटेक्ट करती हैं? टेस्ट। और जो ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम स्मेल बोलते हैं। क्योंकि क्या डिटेक्ट करती हैं? स्मेल डिटेक्ट करती हैं। ठीक। ये मेन 2 चीज़ थी कि गस्टेटरी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट डिटेक्टर। ऑल्फैक्टरी को हम स्मेल डिटेक्टर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नर्व सेल्स देखो दिखती कैसे? तो ये देखो, ये कुछ इस टाइप की आपकी नर्व सेल्स होती है। ये खाली एक है। ऐसे आपके बॉडी के अंदर हर जगह, हर जगह हजारों लाखों पूरे ऐसे एक साथ जुड़ी रहती हैं। ठीक। तो पढ़ते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन वो कैसे आती है? तो दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल्स। देखो, ये आपकी पूरी नर्व सेल्स है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं डेंड्राइट। जो बीच वाला आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक। ये पूरी जो है, ये पूरी को हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। पतली से जा रही इसको बोलते हैं, ये पूरी की पूरी जो जा रही है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक। ये मेन वाले को बोलते हैं स्वाचन सेल और एक्सॉन टर्मिनल। ठीक। ये लास्ट में क्या होता है? पूरा एक्सॉन लेके जाता है। ठीक। इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन। तो क्या बोल रहा है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे एक्वायर्ड होती है? कहाँ पे एक्वायर्ड होती है? डेंड्रिटिक पे। कहाँ पे होती है? डेंड्रिटिक की टिप पे। जितनी भी इंफॉर्मेशन कहाँ पे एक्वायर होती है? डेंड्रिटिक की टिप पे। जैसे ही इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, इसके पास आती है, तो क्या करता है? सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्रिएट करता है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सीधे तौर पे बोलो तो मान लो कि जैसी भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको पता करता है, तो ये ताकि सामने आगे को भी पता पड़े, तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक झटका तरफ, एक झटके की जैसे क्रिएट करता है। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। अब वो जो इम्पल्स उसने क्रिएट करी वो कहाँ से कहाँ दौड़ती है? डेंड्राइट से सेल बॉडी से। सेल बॉडी से होते हुए कहाँ जाती है? एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड, और वो जाती है बिल्कुल एक्सॉन के एंड तक। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनेप्स। अब देखो उसने क्या किया, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थी वो यहाँ से आती 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 इसके एंड तक पहुंच गई। अब यहाँ से ये एक और बार अब इलेक्ट्रिकल मतलब केमिकल रिएक्शन छोड़ेगा, केमिकल छोड़ेगा, जो कि
गैप। साइनेप्स मतलब होता है कि एक वो पॉइंट जहां से आप दूसरे को इन्फॉर्मेशन दो, ठीक। साइनेप्स वो होता है कि एक वो पॉइंट होता है टच करने पे, कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है जहां से वो इन्फॉर्मेशन या फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दूसरे की हो जाती है, दूसरे की तरफ आती है। मैंने पहले ही बोला था कि एक ही नर्व सेल्स नहीं होते आपकी बॉडी में, ऐसे कर करके हजारों जुड़ी रहती है, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन आती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है यहाँ तक, और फिर ये इम्पल्स कहाँ से जाती है, ये फिर वापस दूसरी नर्व सेल्स तक जाती है, ठीक। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। यार ऐसे ऐसे करते करते वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच जाती है। दिस इज द जनरल स्कीम ऑफ हाउ, जो ये जो सो लाइट लाइट जैसे दिख रहा है ना, इसको आप थोड़ा समझो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे बना रही, क्रिएट कर रही है, ठीक। दिस इज द जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रेवल्स इन द बॉडी। A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells, such as muscles, such as muscle cells और gland cells। इसको छोड़ दो, ठीक। इसने क्या बोला कि ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते 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 जितनी भी जहां तक जुड़ी रहती है, तो कहाँ तक पहुंचती है, वो जो भी मतलब जैसे सेल्स होगी, जैसे मान लो आपने जब टच किया तो आपके उधर मसल सेल्स थी, तो वो उसने इंफॉर्मेशन दी कि भैया ये गर्म है, मसल सेल्स तक पहुंची, ग्लैंड तक पहुंची, तब आपने अपना हाथ हटाया। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells और neurons, ठीक। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि जो जो नर्वस सेल्स है वो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है, किसका, न्यूरॉन्स का। हमारा जो नर्व सेल्स है वो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है, किसका, जिसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। एंड इज स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। तो न्यूरॉन्स पर्टिकुलरली बना ही किसके लिए, ताकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर ट्रांसफर कर सके, किसके मेथड से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की मेथड से, ठीक। कोई भी बड़ी चीज अभी तक किसने नहीं बताई है, खाली न्यूरॉन का काम बताया कि वो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करता है डेंड्रिटिक टिप पे, उसको केमिकल रिएक्शन को छोड़ता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर ऐसे कर करके दूसरे न्यूरॉन्स को देती है, तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है हमारा मसल सेल तक, तब हम अपना हाथ हटाते हैं, ठीक। अभी और भी डिटेल आएंगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई न्यूरॉन्स की। अब हम देखते हैं कि भैया वो हम हाथ हटाते एग्जैक्टली कैसे, जैसे आगे बात रिफ्लेक्स एक्शन की, ठीक। आई होप आपको पिछली चीज हमने कुछ ज्यादा पढ़ी नहीं, कुछ ज्यादा मेन नहीं थी, बस न्यूरॉन का जो पैटर्न था कि भैया वो काम कैसे करता है हमने उसको देखा, ठीक। अब आ जाते हैं अपन रिफ्लेक्स एक्शन पे। द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट were to be connected to the nerves that moves muscles in a simpler way। तो देखिए उससे क्या बोल रहा है कि भैया नर्व्स जो होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं हीट को, उसके बाद वो बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन अ सिंपलर वे, ठीक। अब ऐसी नर्व्स पहुंचाते पहुंचाते मसल्स तक जुड़ी होती हैं वो नर्व्स, फिर मसल्स हटती है, ठीक। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कम्प्लीटली क्विकली। क्या बोलना चाह रहा है कि भैया आपको हीट आई, नर्व्स ने इंफॉर्मेशन पकड़ी, फिर उसने मसल सेल्स को दी कि नहीं भैया बहुत ज़्यादा गर्म है, अपना हाथ हटाओ। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत तेजी में होती है, बहुत ज़्यादा क्विकली होती है, ठीक। सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इसी तेज वाली प्रोसेस को, इसी कंप्लीटेड क्विकली, जो इतनी प्रोसेस हुई जल्दी से इंफॉर्मेशन गैदर करना, पहुंचाना मसल सेल्स को, बताने कि नहीं भैया बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ हटाओ, इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब पूरी बॉडी की नर्व सेल्स जितनी भी होती हैं वो एक जगह आके मिलती हैं, कहाँ पे मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड पे, ऑन देयर वे टू द ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ जाती है, हमारे ब्रेन तक, ठीक। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल। देखो जैसे डायग्राम थोड़ा बताऊं मैं आपको, देखो ये जितनी भी नर्व सेल्स हैं, जितनी भी ये आपकी कहाँ पे आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड पे मिल रही है, और ये सारी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ तक जा रही है, ये ब्रेन तक जा रही है, ठीक। समझ में आ रहा है, जितनी भी न्यूरॉन्स हैं आपकी सब आ रही है स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ तक जा रही है, ये ब्रेन तक जा रही है, ठीक। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। रिफ्लेक्स आर्क ही जनरेट ही कहाँ से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। अब ये इंफॉर्मेशन देखो, मैं अब जैसे साधारण भाषा में बताऊं, तो मान लो सबसे पहले आपने किसी चीज को टच किया, आपने टच किया तो सबसे पहले क्या करेगा, न्यूरॉन्स को पता पड़ेगा, उसने इन्फॉर्मेशन, अभी हमें ये नहीं मालूम है कि वो गर्म है कि नहीं, उसने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई अगले न्यूरॉन्स तक, और वो ऐसे ही करता करता गया स्पाइनल कॉर्ड से, फिर वही की वही इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से होते तक ब्रेन तक गई। ब्रेन ने हमें बताया कि भैया ये चीज गर्म है, हाथ हाथ हटाना पड़ेगा। अब जो चीज उसने उसको बताई, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक आती है, वापस वापस न्यूरॉन से होते हुए फिर मसल सेल्स तक आती है, तब हमारा हाथ हटता है।
अगर वो ब्रेन नहीं बताएगा कि नहीं ये गर्म है तो हमारा हाथ जल जाएगा, ठीक, और थोड़ा जल भी जाता है पर हम फिर भी जल्दी हटा लेते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस बहुत तेजी में होती है। बात समझ में आ रही है? तो बस वही बताना चाह रहा है, ठीक। तो अपना इतना सा दो टॉपिक था, एक न्यूरॉन्स का था, एक रिफ्लेक्स एक्शन का था, ठीक, कोई भी बड़ी चीज नहीं थी, ठीक। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सिंपल से समझो कि भैया कुछ भी गर्म चीज ठंडा इन्वायरमेंट पे हमें कैसे पता पड़ता है कि न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाती है, ब्रेन बताता है कि क्या सही है क्या गलत, और फिर हम अपनी मसल सेल्स को हम वापस बोलते हैं कि नहीं भैया हटाओ या नहीं हटाओ, ठीक। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। अब जैसे कि मैंने देखा था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड में भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें आपको ऑर्डर पूछ लेगा। कैसे ऑर्डर पूछ लेगा? सबसे पहले पूछे कि भैया ऑर्डर में जाऊं, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका इफेक्टर होगा, ठीक, सॉरी, सबसे पहले आपका क्या होगा, रिसेप्टर होगा, कि उसने रिसेप्ट किया कि भैया गर्म है कि नहीं। फिर वो तक कहाँ तक जाएगी, उसके बाद पहला आपका रिसेप्टर, दूसरा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक, तीसरा स्पाइनल कॉर्ड, चौथा ब्रेन को मैसेज दिया, ठीक, ठीक, फिर पांचवा रिले न्यूरॉन, छठा मोटर न्यूरॉन, और फिर वो इफेक्टर तक जाएगा, ठीक। जो भी हमें काम कराना होगा वो क्या होगा, इफेक्टर तक जाएगा। बात समझ में आ गई? सबसे पहले रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड, मैसेज टू ब्रेन, उसके बाद फिर रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर, ठीक। ये सीरीज आपसे पूछ सकता है तो आपको हमेशा ये याद रखनी है, ठीक। अगले टॉपिक पे हम आते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, देखो चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटे छोटे कंसेप्ट है और आसानी से हो जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा है ह्यूमन ब्रेन, ठीक। तो ह्यूमन ब्रेन मतलब हमारा जो इंसानी दिमाग है। देखो आपकी बॉडी जो भी काम करती है, जो भी चलती है ना, मेन पूरा काम क्या होता है आपका, ये पूरा ब्रेन का होता है। सब बोलते हैं ना कि भाई मन की बात मत सुनो, दिमाग की बात सुनो, दिमाग की, क्योंकि दिमाग ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, वही बताता है सबसे सही सबसे गलत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। अब क्या हुआ भैया, वो उसी कहानी के आगे एक बात बता रहा है कि देखो जब इंफॉर्मेशन पहुंची थी ब्रेन तक, तो ब्रेन को भी वापस मसल्स को इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, ठीक। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। ये दूसरा वे मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भैया देखो, ये पहला वे मतलब उसको इंफॉर्मेशन पता पड़ी तो ले जाते आपके ब्रेन तक चला गया। अब जब ब्रेन को पता पड़ा कि ये गर्म है, तो ब्रेन भी तो वापस भेजेगा मसल्स को इंफॉर्मेशन, ठीक। तो ये सेकंड वे होता है कम्युनिट कम्युनिकेट करने का। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम consisting of cardiac nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। इसने इस पूरी कहानी में कुछ बड़ी चीज नहीं बोली। क्या बोली कि भाई जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कहाँ से, मेन चीज कहाँ से होती है, वो आपकी सेंट्रल ब्रेन से होती है, ठीक, जो कि कहाँ से जुड़ी होती है, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, जो हमारा पहला डायग्राम था, देखिए ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो येलो कलर का है ना, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बता रहा है, और ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, वो पहले कहाँ पे जाती है, ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से होते हुए फिर वो वापस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आपकी इन्फॉर्मेशन वापस भेजता है। तभी आप अपना हाथ वाथ हटाते हो, ठीक, हटाते हो। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो, ठीक। द ब्रेन does allow us to think and take actions based on that thinking। तो हमें हाथ हटाना है नहीं हटाना है, क्या करना है, कब कैसे क्या करना है, तो पूरी चीज कौन ऑर्डर करता है, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, ठीक, इंसानी दिमाग। बात समझ में आ गई? इन्फॉर्मेशन तो बता देता है न्यूरॉन्स की भैया कुछ ऐसा हो रहा है, अब उसके आगे क्या प्रोसेस करनी है वो कौन बताता है, हमारा दिमाग। अब देखो, अब दिमाग बताता है तो सभी तो पूरा पूरा तो खेल होता नहीं होगा। तो ब्रेन के देखो कुछ तीन मेजर पार्ट है। द ब्रेन हैज सच थ्री सच मेजर पार्ट्स ऑफ रीजन, नेमली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन देखो ये आपका आगे चेहरा आता है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड आगे जाके जुड़ रही है, ठीक। फोर ब्रेन ऊपर वाला होता है, ठीक। हिंड ब्रेन थोड़ा नीचे से होता है, और मिड ब्रेन बिल्कुल अंदर वाला होता है, ठीक। फोर ब्रेन ऊपर, हिंड ब्रेन नीचे, मिड ब्रेन बिल्कुल अंदर वाला। आगे पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं फोर ब्रेन। तो देखो, द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हम जितना भी सोचते समझते हैं वो कहाँ से समझते हैं, फोर ब्रेन से, फोर, ठीक है, याद रखना, फोर ब्रेन से हम मेन थिंकिंग समझते हैं। इट हैज रीजन्स विच रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। यहाँ पे वो रीजन होता है जहाँ से
सभी जो रिसेप्टर्स मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे रिसीव होती है, कहाँ पे, फोर ब्रेन पे रिसीव होती है। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। अब देखो, फोर ब्रेन का काम यही नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करो, बाकी जो भी हम सुनते हैं मतलब वही हो, हियरिंग, स्मेल, ये सब क्या है, यहाँ पे भी न्यूरॉन्स होती हैं, ये भी इंफॉर्मेशन देंगी। ठीक, तो इन सबकी बातें कहाँ पे आके इकट्ठी होती हैं कि भैया कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ स्मेल हो रही है, कुछ गंदा स्मेल हो रहा है, कुछ कैसा सुनाई दे रहा है, लाउडर आवाज सुनाई दे रही है, कैसा दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ गैदर होती है, फोर ब्रेन के अंदर। ठीक, there are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptor as well as with information that is already stored in the brain। ठीक, तो यहाँ पे वैसे भी एरिया रहते हैं कि जो कि जैसे सिर्फ सुनाई देने वाले नहीं, बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो यहाँ पे एक साथ, वो यहाँ पे एक साथ क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। ठीक, मतलब इसी में स्टोर रहते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। देखो, फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में कुछ नहीं है, बस उसने खाली एक ही चीज पे बार बार फोकस कर रहा है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमने पढ़ा था, ठीक, गस्टेटरी रिसेप्टर पढ़ा था। गस्टेटरी मतलब जो स्मेल डिटेक्ट करते हैं, ओ सॉरी, जो टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब जो स्मेल डिटेक्ट करते हैं। ठीक, तो इन सबकी इंफॉर्मेशन हमारे कहाँ पे आती है, फोर ब्रेन पे। ठीक, और फोर ब्रेन ही हमारा मेन थिंकिंग पार्ट होता है। इतनी ही फोर ब्रेन की बात है। Based on all this, a decision is made about how to respond, and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary muscles. For example, our leg muscles, however, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? The sensation of feeling full is because of center associated with hunger, which is in a separate part of the forebrain. अब देखो, उसने फोरब्रेन का फिर से क्या बता रहा है कि फोरब्रेन डिसीजन लेता है कि भैया हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ठीक, वॉलेंट्री मसल्स का ये मतलब होता है कि जो हम हाथ हटाते हैं ना, वो अपनी मर्जी से हटाते हैं, वो अपने आप नहीं हटता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि आप अपना हाथ पांव हिलाते हो तो उसको वॉलेंट्री बोला जाता है, वॉलेंट्री एक्शन या वॉलेंट्री मसल्स, जो हम अपने कंट्रोल में रह के करते हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि फोर ब्रेन में ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि आपको हाथ हटाना है या नहीं हटाना है। जैसे कि उसने एग्जाम्पल दे दिया कि यार लेग मसल्स। ठीक, अब जैसे कि हमें भूख लग रही है तो हमें खाना चाहिए। ठीक, इन सब की बात है कि हमें खाना चाहिए, तो हम वॉलेंट्री मसल्स है ना, मतलब वॉलेंट्री हो रहा है ना। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर विच इज एन सेपरेट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन। तो सारी कमाल किसके होते हैं, फोरब्रेन के होते हैं। ठीक, जितने भी रिस्पॉन्सिव होते हैं हम किसकी मदद से दे पाते हैं, फोरब्रेन की वजह से। ये नहीं होता तो हम नहीं दे पाते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है, आर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट आर मीनिंग टू। मतलब कि हम किसी भी चीज, जैसे किसी भी चीज को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, जबकि न चाहते हुए भी बेमतलब में आ जाता है पानी। ठीक, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको पसंद हो। और फिर आगे बोलता है, आर हार्ट्स बीट विदाउट आर थिंकिंग अबाउट इट। हमारी जो दिल की धड़कन है, बगैर सोचे, जैसे हम चाहे तो अपने दिल की धड़कन को रोक नहीं सकते, बट फिर भी हमारे सोचे ना सोचने से हमारी हार्ट बीट चलती रहती है। इन फैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन इजिली बाय थिंकिंग अबाउट देम इवन इफ वी वांटेड टू। Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. हिंदब्रेन। क्या बोलना चाह रहा है इसने कि भैया जो भी वॉलेंट्री एक्शन थे, मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में होते थे, वो कौन कंट्रोल करता था, वो करता था कंट्रोल फोर ब्रेन। अब जो इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके डिसीजंस कौन लेता है, उसके डिसीजंस लेते हैं बाकी दो, एक मिड ब्रेन हुआ और एक हिंड ब्रेन हुआ। बात समझ में आ गई। जैसे कि हमारे दिल का धड़कना, वोमिटिंग वाली चीजें हो गई, ब्लड प्रेशर वाली चीजें हो गई, तो ये सब कौन देखता है, ये सब देखते हैं हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। ऑल दीज involuntary actions including blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the medulla in the hindbrain। ठीक, तो हिंड ब्रेन में भी एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला। ठीक, क्या बोलते हैं हम, मेडुला। तो ये सब वॉमिटिंग वाली चीजें, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो, हिंड ब्रेन में। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to a part of the hindbrain called the cerebellum। अब देखो, हिंड ब्रेन के दो पार्ट आ गए, एक मेडुला जो वॉमिटिंग इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब उसी हिंड ब्रेन में एक आता है सेरिबेलम। ठीक,
हिंड ब्रेन का ही पार्ट है सेरिबेलम, जो कि क्या करता है, जो कि हमें पर्टिकुलर पाथवे बताता है। जैसे कि मान लो क्या चीज हमें सही करनी चाहिए, जैसे कि हम एक एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो वो कौन बताता है, सेरिबेलम की वजह से पता पड़ता है। हम अगर बाईसाइकिल चला रहे हैं तो बिल्कुल सही तरीके से कैसे पता पड़ता है, सेरिबेलम की वजह से। किसी भी चीज को, पेंसिल को उठा रहे हैं, किसी भी चीज को जो कि हमारे लिए पॉसिबल चीज है, तो हम वो कौन करता है, सेरिबेलम करता है। ठीक, वो सेरिबेलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हिंद ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हिंद ब्रेन में। आगे बढ़ते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। देखो ये किस, सेरिबेलम जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी वॉलंटरी एक्शन को हमें लेना रहता है। ठीक, प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन मतलब कि मान लो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, तो वो कौन लेता है, वो सेरिबेलम लेता है। ठीक, हमें हमारी बॉडी को मतलब ऐसे ढीले ढक्कन से जैसा नहीं चलना, एकदम सीधे चलना, एकदम अच्छे से रहना है। ठीक, बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी, सीधे चलना है, तो ये सब कौन कौन डिसीजन लेता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हिंड ब्रेन में। ठीक, बात समझ में आ गई, ज्यादा चीज हमने पढ़ी नहीं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। देखो अभी तक अगर मैं रिकवर कराऊं तो फोर ब्रेन हमने पढ़ा। फोर ब्रेन में इन इन वॉलेंट्री एक्शन होते हैं कि हमें हाथ हाथ हटाना है, जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स है वो सारे इन्फॉर्मेशन यहीं पे गैदर होती है। फिर हमने पढ़ा कि जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जैसे कि हार्ट बीट, बीपी, वॉमिटिंग, ठीक, ये सब कहाँ, ये कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फिर हमने पढ़ा कि भैया वॉमिटिंग वॉमिटिंग जो चीजें होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। मेडुला कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है आपके हिंड ब्रेन में। फिर हम आगे बढ़े, हमने पढ़ा सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम जो भी प्रिसीजन वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उसका डिसीजन कौन लेता है, सेरिबेलम। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में चलना, बाईसाइकिल को राइड करना, किसी भी चीज को उठाना, हमारी बॉडी को पोस्चर में मेंटेन करे रखना, सब कौन डिसीजन लेता है, सेरिबेलम। कहाँ प्रेजेंट होता है, हिंड ब्रेन में। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, ठीक है। तो देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, अब हमने बात करी कि सर भैया जितने भी वॉलंटरी एक्शन होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, ये सारे काम कौन करता है, हमारा ब्रेन। अब ब्रेन इतना सब कुछ हमारी पूरी बॉडी को संभाले रखता है, तो उसे कौन संभालता है। देखो, अब हमने देखा है कि अगर हमारे इस जगह, हमारा ब्रेन क्या होता है, हमारे माथे पे, अगर हमारे माथे को कुछ हो जाए तो लगभग लगभग यही मान लो कि आपकी जो लाइफ है वो तो गुल हो जाएगी, मतलब मर जाओगे आप लोग, है ना। यही बात होती कि आपका जो पूरा ब्रेन है ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इंपॉर्टेंट तो सब होते हैं पर ब्रेन में ही पूरी जान बसी होती है। अगर ब्रेन में कुछ भी हो जाए, जब कुछ भी हो जाता है तो हम लगभग लगभग यही मानो कि आपकी लाइफ तो गुल हो जाएगी। ठीक, तो इसे प्रोटेक्ट कौन होता है, इसे प्रोटेक्ट कौन करता है, तो टिश्यू होता है। द ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स। हमें जैसा कि मालूम है कि हमारा ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोनी बॉक्स। जैसे आपने स्केलेटल में देखा होगा, तो स्केलेटल में आपको एक ये जो ऊपर टाइप का दिखता है ना, इसी को हम बोनी बॉक्स बोलते हैं। ठीक, इनसाइड द बोनी बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। अब उस बोनी बॉक्स में सीधे ब्रेन नहीं होता है, वहां पे एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लूइड मतलब थोड़ी जेली टाइप का होता है, लगभग लिक्विड जैसा समझो आप। ठीक, ठीक, बलून जो कि प्रोवाइड करता है कि शॉक, जैसे हम गिरे, थोड़ा बहुत भी गिरे तो हम एकदम चोट खा के एकदम दिमाग हमारा बिल्कुल वो लग ना जाए। ठीक, तो क्या प्रोवाइड करता है वो, ताकि हमें शॉक कम लगे, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। इफ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, यू विल फील अ हार्ड bumpy structure. This is the vertebral column or the backbone which protects the spinal cord. अब देखो, अब वो क्या बात कर रहा है, अब वो बात कर रहा है कि भैया ब्रेन से जुड़ी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी जरूरी होती है। तो जब आप मान लो कभी कभार गिरते होगे, तो आप पीछे आपको एक बम्पी स्ट्रक्चर से आप थोड़ा सा वो होते होगे, ठीक, कि एकदम लगती नहीं होगी, थोड़ा सा पीठ आपकी बचाती है कि नहीं। तो क्यों बचाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो कि क्या प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक, तो बात समझ में आ गई। देखो हमने आज क्या पढ़ा, कुछ नहीं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा। ठीक, ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा, और उसे कहाँ पे कैसे प्रोटेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ा। कोई बड़ी चीज हमने खास देखी नहीं, बहुत सारी की सारी इजी इजी चीज थी। ठीक, तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मेन बताऊं तो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है और ह्यूमन ब्रेन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन का आपसे ऑर्डर पूछ लेता है और ह्यूमन ब्रेन तो मानो कि पूरा का पूरा जरूरी है। आगे की जो क्लासेस हैं, जो हार्मोन्स हार्मोन्स की बात आएगी, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स की बात आएगी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप मैंने जितना भी समझाया होगा आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ गलती होती होगी या कुछ और अच्छे तरीके से कैसे समझा सकता हूँ, अगर आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं इसको और अच्छे से सुधार करूंगा। तो आज की सभा में यहीं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे इसके आगे एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।